Hello students, good evening. In previous class, part 1, in the chapter of change in profit sharing ratio among existing partners, हम लोग कुछ टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर में, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में, जैसे मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन और मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद आपको कंडीशन ऑफ रिकंस्टिट्यूशन बताया गया है कि पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन कब कब या किन किन अवस्थाओं में होता है या हो सकता है। इसके बाद गुडविल से रिलेटेड आपको कुछ टॉपिक बताया गया है, जैसे गुडविल का मीनिंग क्या है, या गुडविल के फीचर्स क्या है, या वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को प्रभावित करती है, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। इसके बाद नीड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी आपको बताया गया है, गुडविल के वैल्यूएशन का रिक्वायरमेंट कब कब है। ये सारे आपको पार्ट 1 में पिछले क्लास में बताया गया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब गुडविल से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको समझना है, जैसे टाइप्स ऑफ गुडविल। इसके बाद हमारा आज का जो क्लास है, सेकेंड क्लास इस चैप्टर का, जिसमें आपको समझना है पहले टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल। तो बच्चों, गुडविल दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। एक आपका होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरा होता है परचेज गुडविल। यानी आपके गुडविल होते हैं दो तरह का, एक होता है सेल्फ जनरेटेड या आप बोल सकते हैं सेल्फ अर्न गुडविल, और दूसरा होता है परचेज गुडविल। अब बच्चों, नाम से क्लियर है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा बिजनेस या प्रोफेशनल्स अपने काबिलियत से या अपने बिजनेस एक्टिविटी से, जो उसका खुद का है, अगर मार्केट में रेपुटेशन कमाया है, अर्न किया है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड या सेल्फ अर्न गुडविल। और बहुत सारे ऐसे बिजनेस भी होते हैं जो किसी दूसरे बिजनेस के नेम और फेम का इस्तेमाल करते हैं, यानी दूसरे बिजनेस के गुडविल का इस्तेमाल वो करते हैं। इसको हम बोलते हैं परचेज गुडविल, जिसकी वैल्यू इनको पे करना हो पड़ेगा। और एक बात और नॉलेज के लिए आपको जानिए बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ES 26 में बताया गया है, ये सजेशन दिया गया है कि अकाउंट्स में गुडविल को दिखाना अच्छा नहीं माना जाता है, इससे अकाउंट्स पर डाउट क्रिएट किए जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो परचेज गुडविल को आप अपने अकाउंट में या बैलेंस शीट में आप इसको दिखा सकते हैं, जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को दिखाने के लिए आपको मना किया जाता है, सजेशन दिया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। नाउ क्वेश्चन अराइज कि अगर गुडविल को दिखाना उचित नहीं है तो फिर आप परचेज गुडविल को क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि जो परचेज गुडविल की जो वैल्यू होती है, क्योंकि इस गुडविल जो आपको पहले बताया गया है कि अगर किसी दूसरे फर्म के नेम और फेम का यूज अगर आपकी फर्म कर रही है, यानी किसी दूसरे बिजनेस के गुडविल को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एक प्राइस या वैल्यू पे करते हैं उस फर्म को, जो कि रियल प्राइस होती है। तो परचेज गुडविल की वैल्यू रियल वैल्यू होती है, इसलिए आप इसको तो दिखा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का जो भी वैल्यूएशन आप करेंगे वो रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि ये आप अपने मन से अपनी बिजनेस, अपनी फर्म, अपने नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेसिस पर करते हैं, जिसका कोई एविडेंस नहीं होता। अब हमारे पास जो नया टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, सबसे पहले हम लोग समझेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है। इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फिर से आएगा, तो गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है, ये किसी भी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन CA है, CS है वगैरह, उसमें भी गुडविल के वैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, जो आपको अच्छे तरीके से
इस चैप्टर में समझ लेना है, क्योंकि आने वाला जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर या डेथ ऑफ ए पार्टनर, उसमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पूरी तरीके से अप्लाई होगा। और इस चैप्टर में जो आप पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, यहाँ भी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का कुछ न कुछ किसी न किसी लेवल पर यूज है। तो सबसे पहले आते हैं आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, डियर स्टूडेंट, सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, या इसको हिंदी में हम कहते हैं त्याग या बलिदान। बच्चों, जब भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के बीच में रेशियो चेंज होता है, और रेशियो के चेंज होने से अगर किसी एक पार्टनर या एक से ज़्यादा पार्टनर के प्रॉफिट रेशियो अगर कम हो जाते हैं, तो जो डेफिशिएंसी जिस रेट या जिस रेशियो में होता है उसी को आप कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जैसे मान लेते हैं कोई पार्टनर मिस्टर एक्स वाई या जेड कोई भी है, उसको पहले प्रॉफिट में हिस्सा मिलता था, सपोज करिए 60%, और बाद में कभी भी पार्टनर के बीच में प्रॉफिट रेशियो चेंज हुआ और मिस्टर एक्स या वाई या जेड जिसको पहले प्रॉफिट में 60% 60% हिस्सा मिलता था, अब न्यू रेशियो के हिसाब से मान लेते हैं 40% ही उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। तो इसका मतलब 60% से वो 40% पर आ गया, यानी अपने प्रॉफिट से 20% वो त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया, यानी सेक्रीफाइस कर दिया। तो जितना परसेंटेज या जिस रेट में डेफिशिएंसी आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसी को हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर है? यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर deficit due to change in profit sharing ratio among partner, then rate or ratio of deficiency is known as sacrificing ratio। आप इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा डेफिनेशन आपको बनकर निकलता है। अब बच्चों आपको गेनिंग रेशियो के बारे में समझना है, तो इसका जस्ट अपोजिट है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का मतलब होता है कि अगर पार्टनर के बीच में कभी भी किसी भी समय ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या डेथ हो, कभी भी अगर पार्टनर के बीच में प्रॉफिट रेशियो चेंज हो रहा है और प्रॉफिट रेशियो चेंज होने की वजह से एक या एक से ज़्यादा पार्टनर के प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज कर जाते हैं, तो जो इंक्रीमेंट जिस रेट या रेशियो में होता है उसी को आप कहते हैं गेनिंग रेशियो। When profit sharing ratio of partner increase due to change in profit sharing ratio among partner, then rate or ratio of increment is known as gaining ratio। ये बहुत ही अच्छा मीनिंग हो सकता है, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हो गया आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब हम आते हैं बच्चों, जब क्लास 12 पर्टिकुलर क्लास 12 में आपको क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर में, शुरुआत में न्यूमेरिकल्स में, कि आपको पूछा जाता है कि भाई आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो दोनों का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, लेकिन बच्चों प्रॉब्लम क्या होता है क्वेश्चन में, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो रेशियो जनरली रेशनल नंबर में दिया होता है। रेशनल नंबर का मतलब P/Q के टर्म में दिया रहता है। पार्टनर का परसेंटेज में अगर दिया है तब तो समझ सकते हैं कि किसी भी पार्टनर का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में कौन सा बड़ा हो रहा है कौन सा छोटा हो रहा है, तो क्वेश्चन को देखकर ही हम बता सकते हैं कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है या कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। जैसे अगर मान लेते हैं ऐसी क्वेश्चन है कि एक्स और वाई ये दो पार्टनर हैं और इनका पहले ओल्ड रेशियो पुराना रेशियो था 60% और 40%, और अब न्यू रेशियो पार्टनर डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग फ्यूचर में बराबर रहेंगे का मतलब 50%
इसको तो देख कर ही आप बता सकते हैं कि x का पहले रेशियो था 60%, अब हो रहा है 50%, कम हो गया। इसका मतलब 10% ये माइनस हो गया, कम कर दिया, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। इसी तरीके से y को पहले 40% मिलता था, अब जाकर इसको 50% मिलेगा। इसका मतलब y का रेशियो 10% बढ़ गया, इसका मतलब y गेन कर दिया। तो अगर रेशियो परसेंटेज में दिया है तब तो आप देख कर ही बता सकते हैं कि कौन सा सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सा गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। लेकिन अगर इसी को रेशनल नंबर में दिया जाए कुछ इस तरह से कि x और y का होल रेशियो कुछ ऐसा दिया है 2/15 या फिर 13/15 और न्यू रेशियो कुछ उसी तरीके से कुछ भी दे दिया है 12/65 और 53/65 इस तरीके से दिया है। तो जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो समझ नहीं पाएंगे कि भाई इसको 2/15 और 12/65 में कौन बड़ा है या कौन छोटा है। यानी पहले x का रेशियो 2/15 से 12/65 और न्यू रेशियो है 12/65। अब इस पर पता नहीं चल पा रहा है कि x के ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में कौन बड़ा है कौन छोटा है। यानी कि 2/15 से 12/65 अगर हो रहा है तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये आसानी से नहीं पता चल सकता है। हालांकि इसके मैथमेटिक्स के एलसीएम वगैरह में जाएंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिव होगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कभी भी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है या गेनिंग रेशियो निकालना है तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो निकालने के लिए केवल इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ द गेनिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो में से आप न्यू रेशियो माइनस करिए। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो पार्टनर गेन कर रहा है। बस इतना करना है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी जो है फॉर्मूला है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ही फॉर्मूला है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के फॉर्मूले को अगर आप यूज़ करते हैं और अगर रिजल्ट प्लस में आ रहा है इसका मतलब पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, माइनस में आ रहा है इसका मतलब पार्टनर गेन कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। अगर अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ाया जा रहा है और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टॉपिक में है, तो चाहे वो क्लास 12 हो या बीकॉम हो या सीए हो या सीएस हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके मेथड्स होते हैं। तो बच्चों, गुडविल कैलकुलेट करने के 4 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड आपका है एवरेज पीरियड मेथड। दूसरा आपका है पहला मेथड है बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा आपका है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड मेथड आपका है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। और चौथा मेथड है जो जनरली क्लास 12th स्टैंडर्ड पे किसी बोर्ड में नहीं है सिलेबस में, ग्रेजुएशन वगैरह बीकॉम वगैरह में सीसीएस में एक और मेथड बताया जाता है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड। अब ये बच्चों 4 मेथड है। अब चारों मेथड को आपको एक एक करके समझते जाना है। सबसे पहले हम आते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड पर। गुडविल निकालने का जो पहला मेथड आपका है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों, एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल आपको निकालना है तो यहाँ भी 2 बेसिस है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट या एवरेज 2 तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल एवरेज
और दूसरा होता है वेटेड एवरेज। तो यहाँ पर दो बातें होती हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में। ये आता हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा आपका है ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चों पहले फॉर्मूले पर हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट। यहाँ गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है या जो प्रॉपर्टी है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यहाँ गुडविल निकालने का फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब आपको सबसे पहले समझना है एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। मेरे ख्याल से तकरीबन सारे बच्चे जानते हैं कि अगर मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में 5 साल का प्रॉफिट दिया है और उस 5 साल के प्रॉफिट के बेसिस पर एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कर लीजिए और आप फिर 5 से उसको डिवाइड कर लीजिए, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। हो सकता है जो 5 साल के जो रिजल्ट दिए हैं उसमें 3 साल प्रॉफिट दिया है और 2 साल लॉस दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट को आप ऐड कर लीजिए, यानी तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर लीजिए और लॉस को आप माइनस कर लीजिए, बाकी डिवाइड आप 5 से करेंगे ही करेंगे। इस तरीके से आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ये भी हो सकता है कि मान लो क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि आपका एवरेज प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना है वो 5 ईयर के बेसिस पर ही करना है, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट 6 साल का दे दिया है, 6 ईयर के दिया है। तो जो लेटेस्ट जो 5 ईयर है यानी अर्लियर जो 5 ईयर है उसी 5 ईयर को आप ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे, यानी पहले साल वाले प्रॉफिट को आप छोड़ देंगे अगर प्रॉफिट 6 साल का दिया है तो। ये भी हो सकता है क्वेश्चन में 6 साल का 6 ईयर के प्रॉफिट दिए हो और क्वेश्चन में बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट आपको जो लेना है वो 5 साल के प्रॉफिट या 6 ईयर के प्रॉफिट, दोनों में जो ज़्यादा हो या दोनों में जो कम है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पर 2 बार एवरेज प्रॉफिट निकालिए, एक 5 ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर और एक 6 ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर। और अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों में जो ज़्यादा है तो दोनों में जो ज़्यादा है उसको ले लो, अगर कम बोला है तो दोनों में जो कम उसको ले लो, जैसा बोल रहा है। इसके बाद आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट में वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले तो आपको ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आ सकता है कि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कब इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए अगर प्रॉफिट किसी एक सर्टेन ट्रेंड में दिया हो, यानी 2 साल का या 3 साल का या 4 साल का प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया है जो आपके पास है आपके बिजनेस में हो रहा है, अगर उसका एक सर्टेन ट्रेंड है, यानी या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तभी हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करेंगे। अब आता है भाई हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे कैसे। तो बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। यानी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम में ईयर क्वेश्चन में दिया रहेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा और वेट भी दिया रहेगा। वेट अगर नहीं दिया है तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रॉफिट को देखते हुए 1 2 3 4 ऐसे बना सकते हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है उसको 1 दे दिए, उससे कम उसको 2 दे दिए, उससे कम उसको 3 दे दिए, या आप इसको डिसेंडिंग या असेंडिंग किसी भी ऑर्डर में बना सकते हैं। एक कॉलम और आपको बना देना है, यानी आपको 4 कॉलम यहाँ बना देना टेबल में। पहला आपका हो गया ईयर जो क्वेश्चन में दिया है, पहला कॉलम आपका हो गया ईयर्स, मतलब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पहला हो गया ईयर जो क्वेश्चन में दिया है, दूसरा प्रॉफिट ये भी क्वेश्चन में दिया है, और तीसरा वेट ये भी क्वेश्चन में आपको दिया है। एक कॉलम आपको बना लेना है वेटेड प्रॉफिट, यानी वेट इनटू प्रॉफिट। अब जितने भी ईयर दिए हैं 1 2 3 या 2021 2022 ऐसे करके जो भी ईयर दिए हैं, मान लेते हैं आपके 2 साल दिए हैं या 3 साल, 1 2 3
तीनों साल का प्रॉफिट कुछ भी दे दिया, मान लेते हैं 5000, 6000 और 8000 बढ़ते और तीनों का वेट दिया मान लो 1, 2 और 3। तो सबसे पहले आपको निकाल लेना है वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है वेट को प्रॉफिट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5000 इंटू 1, ये हो गया आपका 5000। इसी तरह से 6000 इंटू 2, ये आपका हो गया 12000। इसी तरह से 8000 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 24000। अब इसके बाद ये सारे वेटेड प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल वेटेड प्रॉफिट, जो आप फॉर्मूले में यहाँ रख देंगे। और डिवाइड करना है, याद रखिए यहाँ पर जो आपको डिवाइड करना है वो टोटल वेट से डिवाइड करना है, यानी वेट क्या है 1 + 2 + 3, तो टोटल वेट हो रहा है 6। तो टोटल वेट से यहाँ बच्चे गलती करते हैं क्योंकि यहाँ भी नंबर ऑफ ईयर से कुछ बच्चे डिवाइड कर देते हैं। तो जब भी आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो टोटल वेटेड प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे टोटल वेट से। अब बच्चों 2 नोट बहुत अच्छे से आप समझिए, अगर इतना बात आपको समझ में आ गया तो 2 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ आप गलती नहीं करते, तो फिर आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में चाहे आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट इस्तेमाल कर रहे हो या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, उस ईयर के प्रॉफिट तो आपको प्रॉब्लम में दिए रहेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में या प्रॉब्लम में दिया गया है क्या उसी प्रॉफिट को एज इट इज लेकर हमको एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है या उसको कुछ मॉडिफिकेशन करना है। तो इसके लिए आप 2 नोट याद रखिए कि किसी भी ईयर के प्रॉफिट या लॉस में अगर कोई एबनॉर्मल आइटम का मतलब होता है नॉन रेकरिंग आइटम, यानी ऐसा आइटम या ऐसा ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में बार बार नहीं होता। अब एबनॉर्मल आइटम में बी इन द फॉर्म ऑफ एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल इनकम। तो अगर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल इनकम यानी कि नॉन रेकरिंग लॉस या नॉन रेकरिंग इनकम अगर कंसीडर किया जा चुका है प्रॉफिट या लॉस निकालते समय, तो आपको उसके इफेक्ट को ख़त्म करना है। अब ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, अगर एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस को उस ईयर के प्रॉफिट या लॉस में ऐड कर देंगे, और एबनॉर्मल गेन अगर है या एबनॉर्मल इनकम है तो उस ईयर के प्रॉफिट या लॉस में उसको माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस अगर आप पहले से कंसीडर कर चुके हैं तो आपके उस ईयर के प्रॉफिट को कम कर दिया है, इसीलिए उसको ऐड किया जाता है। और एबनॉर्मल गेन अगर कंसीडर हो चुका है तो उस ईयर के प्रॉफिट को बढ़ा दिया है, इसीलिए उसको माइनस किया जाता है। और दूसरा पॉइंट या दूसरा नोट आपको समझना है कि किसी भी ईयर के प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करते समय अगर रेकरिंग नेचर के ट्रांजैक्शन या आइटम जो कि कंसीडर होना चाहिए था इन द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, लेकिन किसी भी वजह से वो अवॉइड हो गया है या कंसीडर नहीं हुआ है, तो उसको कंसीडर आपको करना होगा। अगर वो रेकरिंग नेचर के आइटम मान लेते हैं एक्सपेंडिचर के नेचर के है, जैसे मैनेजरियल कमीशन जो आप पार्टनरशिप और फंडामेंटल में पढ़े हैं, इंटरेस्ट और लोन हो सकता है, पार्टनर रेम्यूनरेशन हो सकता है, होने के लिए डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, बैडेज भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अगर रेकरिंग नेचर का आइटम है और खर्चे के नेचर का है जिसको कंसीडर होना चाहिए प्रॉफिट या लॉस निकालते समय, अगर मैथ के लैंग्वेज में हम बोले तो प्रॉफिट या लॉस निकालते समय उसको माइनस होना चाहिए था और वो माइनस नहीं हुआ तो उसको माइनस कर लेंगे। तो बच्चों एक गुडविल कैलकुलेट करने का आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको बताया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करिए। नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में आपको इसके आगे का टॉपिक जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड या और जो बाकी की जो टॉपिक है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा।